Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी एजुकेशन हब। एंड अगस्त का ये थर्ड पार्ट अभी मैं आपके सामने रखूंगा। एंड इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी जारी की गई है आरबीआई के द्वारा, जो कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इंडिया, ठीक है, रिलीज दिस। एंड यही नहीं, इससे पहले भी एक बार ये नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 2013 से 18 के बीच में। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें काफ़ी सारा अचीवमेंट हमने किया था। अब ये किस लिए किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि वो लोग अपना मनी मैनेजमेंट को बड़े आसानी से थ्रू स्किल एंड नॉलेज उसको मैनेज कर सके। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉवर्टी को भी दूर कर सकता है। नेक्स्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में कुछ रेगुलेटर्स हैं जैसे कि आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इरडाई, ये सब रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड लाइकवाइज, ठीक है। इन सब दोनों के साथ मिलकर ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन और बाकी ये रेगुलेटर्स। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका? पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये पॉवर्टी को बड़े ही आसानी से खत्म कर सकता है। अगर लोगों को पता चल जाए कि कैसे मनी को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली वो गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मोर मीनिंगफुल बना सकता है। डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल एजुकेशन रहेगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोग अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे, स्किल को, नॉलेज को यूज करेंगे, ठीक है। स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो एक सर्वे हुआ था जो कि इंडिया में किया गया था, और वो सर्वे का बेसिस था कि ओईसीडी के हिसाब से कि क्या लोग हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेटेड हैं कि नहीं। तो उसमें पाया गया कि जो रिस्पोंडेंट थे उसमें ओनली 27.18% ही मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। और अगर बात करें वुमेन्स की तो उसमें और ज़्यादा पुअर पाया गया, रूरल इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा पुअर पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है विजन इसका क्या है एनएसएफई का? तो इसका विजन बड़ा ही क्लियर है, 5C पे काम करना इसका विजन है। 5C अप्रोच जिसको कहते हैं। कैसे ये 5C अप्रोच जो है फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करेगा? तो कंटेंट डेवलप किया जाएगा रिलेटेड टू फाइनेंशियल एजुकेशन, इट इज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, जो इंटरमीडिएरीज हैं उनके थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। इंटरमीडिएरी कोई भी हो सकता है जो फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। कम्युनिटी अप्रोच लिया जाएगा, जिसमें लोगों को यूज करके फाइनेंशियल एजुकेशन का अवेयरनेस कराया जाएगा। कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड मास मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा, लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा। साथ में कोलैबोरेशन विथ स्कूल्स एंड लाइकवाइज, जो भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है। तो 5C अप्रोच। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया, इसलिए आया बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे वो कस्टम्स जो रूल था पहले उसको अभी बदला गया है, उसमें चेंज की गई है। तो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स लाया गया है 2020, ठीक है। रूल्स ये लाया गया है 2020। तो इसमें क्या किया गया है? रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है, एंड ये 21 सितंबर से ये आ जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है अब ये समझना बहुत जरूरी है। इट इज एक क्राइटेरिया है ये, ठीक है। क्राइटेरिया है जो डिटरमाइन करता है नेशनल ओरिजिन। कोई भी जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ सामान हम लोग बाहर से मंगाते हैं, उसको वो वही का है कि नहीं, उसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का एक नियम लगाया जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, और मैं मान लो इंडिया में श्रीलंकन आइटम मंगा रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया मंगा रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता कि ये श्रीलंका का ही माल था, श्रीलंका में ही मैन्युफैक्चर है, कहीं श्रीलंका ने किसी और से खरीद के तो हमें नहीं बेच दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक्सपोर्टर जो होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ ही बना है। वो ओरिजिन वाला जो सर्टिफिकेट है भारत उसको वेरीफाई करेगा, और कुछ उसमें सर्टेन नियम से जो कि कस्टम रूल में बताए गए हैं उसके हिसाब से ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ही जारी कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है कि भाई आपको ये क्राइटेरिया मीट करना होगा, ठीक है। ये दो तरीके का होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करें तो। एक नॉन प्रेफरेंशियल होता है, जहाँ पे
कोई किसी कंट्री को प्रीफरेंस नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पे रूल्स ऑफ ओरिजिन अलग होता है, नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। मान लो किसी दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है और दूसरी कंट्री को मैंने मान लो वहाँ पे प्रीफरेंस नहीं दिया है। एक होता है प्रेफरेंशियल रूल्स, जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं और प्रीफरेंस देते हैं एक दूसरे को, टैरिफ में, बाकी चीज़ों में रियायत मिलती है, तो प्रीफरेंस वहाँ पे होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग होता है ये रूल्स ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है प्रोविजन, क्या है इस नए वाले जो रूल लाया गया है उसमें क्या है कस्टम्स रूल में। तो इसेंशियल होगा, किसी भी अगर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना है तो इसेंशियल होगा कि वो सर्टिफिकेट दे, ठीक है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तभी वो देगा, तभी उसको प्रिफरेंशियल रेट पे उसको ड्यूटी लगाया जाएगा। वरना अगर वो नहीं सर्टिफिकेट देता है तो उससे वो नहीं, जो प्रिफरेंशियल रेट है उसे नहीं मिलेगा, उसको फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, एक्सपोर्टर जो है उसको डेफिनेटली उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना है, तभी उसको फायदा मिलेगा ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। जो एग्रीमेंट पहले ही बात हो जाती है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का एक नया सिस्टम लाया गया है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ठीक है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की तरह लाया गया है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये है क्या, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया हमारे पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, इसका एम क्या है। एम ये है कि जो टैक्स कंप्लायंस है उसको और कैसे इजी बनाया जाए, और उसमें जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको कैसे रिवार्ड दिया जाए, तो इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया। फीचर्स क्या है इसमें, फीचर्स इसके बहुत क्लियर कट है कि फेसलेस असेसमेंट होगा, कि आप मान लो अपना आपने ITR भरा तो असेसमेंट कौन करेगा आपको पता नहीं चलेगा, फेसलेस असेसमेंट होगा। पहले क्या था, आपको अपने रीजनल उसमें देना पड़ता था और वहाँ पे सब लोग पता होता था कि अब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, बॉडी ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है फेसलेस अपील्स, अगर मान लो आपको दिक्कत लगती है आप अपील कर सकते हो ITR के, मान लो नोटिस आता है आपको अपील करना है, वो भी आप जो अपील करोगे वो हो सकता है कि किसी दूसरे ऑफिसर को दिया जाए, वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले होता था कि इसी बंदे के पास जाएगा, इसी अब किसी के पास, भारत में किसी ऑफिसर के पास, टैक्स ऑफिसर के पास आपका अपील जा सकता है। टैक्स पेयर चार्टर लाया गया है जिसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई की गई है दोनों के लिए, बोथ फॉर द टैक्स पेयर एंड ऑफिसर जो इसको स्क्रूटनाइज करता है, जो टैक्स ऑफिसर होता है, दोनों के लिए टैक्स पेयर चार्टर लाया गया है। इससे क्या है, इस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को पता रहेंगी और जो प्रोसेस है उसको ईज किया जा सकता है इस वजह से, ठीक है। ओवरऑल बेनिफिट की बात करें तो, या फिर जो मेन बेनिफिट कह सकते हैं उसकी बात करें तो, ये डेफिनेटली जो टैक्स से रिलेटेड जो कंप्लायंस है उसको इंक्रीज करेगा, कॉन्फिडेंस जो टैक्स पेयर का है वो भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। और जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इसमें उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लाया गया है रिसेंटली नीति के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 लाया गया है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। साथ में इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट ने मिल के दोनों ने जारी किया है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, ये एक रैंकिंग देने का, स्टेट्स को और यूटीज को एक रैंकिंग देने का एक इंडेक्स है। इसमें रैंक किया जाता है कि कौन सा स्टेट या यूटी कितना प्रिपेयर है एक्सपोर्ट को लेकर। इसमें 4 पिलर लिए गए हैं जिसको देखा जाता है, जिसको कंसीडर किया जाता है। पहला, पॉलिसी, कोई स्टेट की या यूटी की क्या पॉलिसी एक्सपोर्ट से रिलेटेड। बिजनेस इकोसिस्टम वहाँ पे कैसा है किसी भी स्टेट में, वेटेज अलग अलग दिया गया है, 20% पॉलिसी को, 40% बिजनेस इकोसिस्टम को। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा एक्सपोर्ट से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि नहीं, 20% इसको भी दिया गया है। साथ में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी 20% दिया गया है, और इससे देखा जाता है कि ग्रोथ कैसा हो रहा है या फिर डाइवर्सिफाई किया गया है कि नहीं चीज़ों को, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। अब स्टेट्स और यूटीज का ये रैंकिंग है, इनको ब्रॉडली 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक तो कोस्टल स्टेट्स, दूसरा लैंडलॉक्ड स्टेट्स, तीसरा हिमालयन स्टेट्स और चौथा यूटीज या फिर सिटी, ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया गया है। अगर बात करें इसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो गुजरात टॉप पे था, महाराष्ट्र उसके बाद तमिलनाडु, ये टॉप 3 कोस्टल स्टेट के परफॉर्मेंसेस हैं, ये लोग सबसे अच्छे हैं।
नेक्स्ट है लैंडलॉक जो स्टेट्स हैं उनमें राजस्थान टॉप पे है, तेलंगाना देन हरियाणा, ये 4 लिखा मैंने। हिमालयन में उत्तराखंड, यूके, त्रिपुरा और एचपी हिमाचल प्रदेश। और यूटीज की बात करें तो दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़, ये टॉप 3 जो ये स्टेट यूटीज या फिर स्टेट या फिर जो भी कह सकते हैं। ग्लोबली अगर बात करें हमारे भारत के एक्सपोर्ट का, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं 2% ग्लोबल वैल्यू चेन में। एक्सपोर्ट हमारा कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है 2%। टॉप स्टेट हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक है, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये 5 कुछ स्टेट है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक नया न्यूज आया कि एक रिपोर्ट जारी की गई है हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, जो कि जिसका गठन 15th फाइनेंस कमीशन ने किया था, कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या किया जा सकता है। इसको कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे, मतलब कि क्या क्या आपको देखना है। तो पहला चीज बोला गया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहाँ दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, वो आप अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड क्या है वो बताइए। तो पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही था। दूसरा था कि भाई आपको बेसिकली ये बताना है कि कैसे जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए, फार्म प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए स्ट्रेटजीज और मेजर आप बताइए। तीसरा बोला गया कि आप बताइए कि कैसे इंक्रीज किया जा सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। साथ में कुछ जो एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव दिया जाता है स्टेट्स को या फिर एक्सपोर्ट सेक्टर को ओवरऑल कहें, तो उसके लिए बताइए कि क्या हो सकता है। ये जो 5 सालों में 21 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर से लेकर 25 से 26 वाले के बीच में क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इंडिया का जो स्टेट्स है स्टेटस अगर बात करें वर्ल्ड में एग्री एक्सपोर्ट में, तो हम लोग देखो प्रोड्यूस करते हैं टोटल 2nd नंबर पे हैं, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में 2nd नंबर पे हैं, लेकिन 13th है हम लोग एक्सपोर्ट के मामले में, तो बहुत कम एक्सपोर्ट हमारा होता है। और एक्सपोर्ट साथ में बात करें तो 2013 से 18 के बीच में और गिरा ही है। अगर बात करें कॉम्पोजिशन की तो 70% हमारा एक्सपोर्ट जाता है नियर बाई कंट्री जैसे कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक। बाकी जो 30% है वो जाता है यूरोप वगैरह, यूरोपियन कंट्री में। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटस है इंडिया का स्टेटस। ठीक है, अब बात करें क्यों डाउन हो रहा है, तो सबसे पहला कारण है लो मैकेनाइजेशन हमारा। ठीक है, मैकेनाइजेशन हमारा एग्रीकल्चर में है ही नहीं, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है। ठीक है, लिमिटेड वैल्यू एडिशन होता है, जो कि वैल्यू एडिशन फूड वगैरह में होना चाहिए, फूड ग्रेन वगैरह में, जैसे ब्रेड से गेहूं से ब्रेड बनाना, ये सब बहुत कम। इंसेंटिव्स भी बहुत कम देती है सरकार, इंसेंटिव्स सरकार की तरफ से। नॉन टैरिफ बैरियर है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बैरियर एक माना जाता है, सैनिटरी और फिटो सैनिटरी जो बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स इनको बोलते हैं, ये सब की वजह से एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, गिरा भी है 2013 से 18 के बीच में। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेशन इस जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ने क्या दिया। तो पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि भाई फोकस कीजिए उन आइटम पे जो जिनका जो वैल्यू चेन है वो ज़्यादा है, क्रॉप वैल्यू चेन पे फोकस कीजिए। 22 आइटम बताएगा टोटल, उनमें से 7 बहुत इंपॉर्टेंट बताएगा। राइस, बुफेलो का जो ब्रीड है उसको इस पर फोकस करना चाहिए, एक्सपोर्ट अच्छा हो सकता है। स्पाइसेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेज ऑयल, वुड एंड दूसरा बोला गया कि टारगेट कीजिए अपने मार्केट को एक्सपोर्ट के लिए। स्पेशली कुछ कंट्रियां हैं ऐसी जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है हमारा आइटम, वो उन कंट्रियों को टारगेट करना चाहिए। हमारा जो वैल्यू चेन एडिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, मतलब कि आप रॉ मटेरियल जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आप उसको वैल्यू ऐड करके उसमें प्रोडक्ट बनाइए, ब्रांड इंडिया। क्रिएट स्टेट लेड एक्सपोर्ट प्लान, सेंटर टू बिकम इनेबलर नॉट टू हिंडर द एक्सपोर्ट सिस्टम। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए, ये सब लॉन्ग टर्म कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये सब सजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक नया फंड लाया गया है, रिसेंटली अभी न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया हमारे पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एक स्कीम की तरह है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और इसका कॉपस जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। टोटल जो इसका कॉपस है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो भैया फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके।
जो पहला फीचर है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग सिस्टम होगा। ये इससे पैसे दिए जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लोअर इंटरेस्ट होगा इसका, 3% का इंटरेस्ट सब्वेंशन भी होगा, जो भी लोन लिया जाएगा उसमें 3% कम रेट पे लोन आपको मिल जाएगा अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लेते हैं तो। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, तो किसान हो सकते हैं, ठीक है। और किसानों के अलावा प्राइमरी जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी वगैरह क्रेडिट जो सोसाइटी है वो उनको भी लोन मिल सकता है। साथ में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं एफपीओ, उनको भी लोन मिल सकता है। स्टार्टअप्स जो इस एरिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया में होता है उनको भी ये लोन मिल सकता है। अब इसमें एलिजिबल प्रोजेक्ट क्या है, तो देखिए जो पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होगा, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो होगा, जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूस आ गया उसके बाद का जो प्रोजेक्ट होगा उसको इसमें एलिजिबल माना गया है। बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग, ये भी नेक्स्ट जो स्टेप है, इसका नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा इसके लिए भी लोन दिया जा सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में कैसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो सप्लाई चेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं बंदा हूँ सप्लाई चेन की सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे लोन मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स का कोई अगर बंदा है वो लोन चाहता है तो उसको भी लोन मिल सकता है। कोल्ड चेन की कोई सर्विस दे रहा है वो लोन चाहता है तो उसको भी इससे लोन मिल सकता है। लॉजिस्टिक फैसिलिटी कोई दे रहा है वो लोन चाहता है उसको भी इसमें लोन मिल सकता है। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, तो उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक इनपुट प्रोवाइड कर रहा है फार्मिंग से रिलेटेड उसको भी लोन मिल सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहा है स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, प्रिसीजन या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, उसको भी लोन मिल सकता है, ठीक है। ये सारे जो लोन है। बाकी जो पीरियड रहेगा इसका 2020 से 21 से लेकर 2029-30 मतलब 10 सालों का ये पीरियड है। मैक्सिमम लोन 2 करोड़ का इसमें मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बंदे को 2 करोड़ ही इसमें मिल सकता था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एजुकेशन कितना जरूरी है, उससे रिलेटेड है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज पीएम ने फोकस किया इसमें कि भाई एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए टू द स्कूल लेवल, और स्कूल में भी मिडिल स्कूल लेवल में एग्रीकल्चर एजुकेशन को करिकुलम के तहत बनाना चाहिए, उसमें कंपल्सरी एग्रीकल्चर एजुकेशन भी देना चाहिए। तो करंट स्टेटस क्या है, इससे पहले जान लीजिए कि ये जो स्कीम है वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इस साल, उसी के हिसाब से रिफॉर्म किया जाए और एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी मिडिल स्कूल का पार्ट बनाया जाए। नेक्स्ट बात करें करंट स्टेटस की, तो हमारा जो ये एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही डिसिमिनेट किया जाता है, वहीं पर पढ़ाया जाता है। ओनली 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 65 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और चार जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं वो मतलब एग्रीकल्चर एजुकेशन देती हैं। दैट्स ऑल। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।